दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जालन टाइम्स न्यूज चैनल। अपनी बात शुरू करने के पहले हमेशा की तरह आपसे एक विनती करनी है, एक प्रार्थना करनी है, एक गुजारिश करनी है, एक अपील करनी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि हम जो भी नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाया करे। और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया लिखना न भूलें। आपकी प्रतिक्रियाएं हमें उत्साहित करती हैं, हमें अपनी में और ज़्यादा निखार लाने के लिए प्रेरित करती हैं। अगर आप हमारी आलोचना करते, हमारी सराहना करते, तब तो हम पढ़ते ही हैं। अगर आप हमारी आलोचना करते तो भी हम गंभीरता से आपकी प्रतिक्रिया पढ़ते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि आप द्वेष भावना से जो है ऐसा कुछ नहीं करते। और आप कई बार हमारी आलोचना करके ऐसे पहलुओं पर ध्यान दिला देते हमारा, जिन पर हमारा जब हमने वीडियो बनाया था उन पर ध्यान नहीं गया था। तो भविष्य में उन पहलुओं की भी हम जवाब देने की कोशिश कर लेते। बहरहाल अब इस समय जो लोकसभा चुनाव का जो अभियान है, वो चुनाव का अभियान दिनों दिन तेज गति पकड़ता जा रहा है। और इस बीच में जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में बताया था, कांग्रेस अपना घोषणा पत्र, जिसे उसने न्याय पत्र का नाम दिया है, वो जारी कर चुकी है। उसमें 5 तरह के न्याय की बात कही गई है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, कांग्रेस ने अपनी दिशा बदली है। कांग्रेस का सामाजिक न्याय के मामले में पहले ढुलमुल रवैया रहता रहा, और उसने जो है सामाजिक न्याय के लिए जो प्रगतिशील कदम है उसको उठाने में, जो उसके अतीत के नेतृत्व ने, उसने काफी संकोच बरता। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि किसी की पिछली पीढ़ी, अगर किसी पार्टी की या किसी परिवार की पिछली पीढ़ी जो सोचती रही हो, वो अगली पीढ़ी वही बात को सोचे, या वक्ती तौर पे उसको सोचने की जरूरत है, वो उससे सहमत हो जाए, तो आप उसकी पिछली पीढ़ियों के निर्णय और पिछली पीढ़ियों की सोच को लेके आप अपने जो है उसको गलत ठहराएं। अब देखिए, आप दुनिया में बहुत सारे लोग हैं कि जिन्होंने पता चला कि जो मार्क्स है वो अपने आप में कोई बहुत मजदूर परिवार का नहीं था, लेकिन उसने मजदूरों की बात कही। और तमाम सारे जो क्रांतिकारी हुए हैं, जो नए किस्म के शासक हुए हैं, वो जिस परिवार से आए थे, जिस पृष्ठभूमि से आए थे, और उन्होंने बाद में उन्होंने उस पृष्ठभूमि से अलग हट के काम किया, तो इसलिए इसको संदेह की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। राहुल गांधी जो अपनी पार्टी की सोच को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको एक संदेह की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। कई तरह के होते हैं नापने के कि उसकी वास्तविक उसकी भावना क्या है। कई तरह के तरीके होते हैं, और उन सारे तरीकों से ये लगता है, उन सारे जितने भी पैमाने हैं उस नापने के किसी की मनोभावना की, उन सारे पैमानों से लगता है कि नहीं, जो राहुल गांधी की पिछड़ों और वंचितों को जो शासन प्रशासन में समुचित भागीदारी दिलाने की जो उनका जो नारा है, जो भावना है, जो प्रतिबद्धता है, वो अपने आप में खरी है। उसमें कोई झूठ, पाखंड, अवसरवादिता और या कोई छल जैसी चीज नहीं। खैर, ये तो एक बात हो गई। अब इसके साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अभियान की कमान मुख्य रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही संभाले हुए हैं, और उन्होंने दिखाया भी है कि अभी जो 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसमें उन्होंने दिखाया भी है कि उनके नाम पर, उनके आधार पर भारतीय जनता पार्टी जीतती या हारती है। उस समय तो जब कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सफलता नहीं मिल पाई थी, तो संघ भी ये कह उठाता कि नहीं, अब जो है मोदी जी के भरोसे नहीं रहना चाहिए, खासतौर से राज्य के चुनाव में। और राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उस राज्य के छत्र उभारना चाहिए, उस राज्य के चेहरे उभारने चाहिए। और बाद में जब उन राज्यों में जब 5 राज्यों में चुनाव हुए, तो मोदी जी ने इसको अपनी तौहीन माना, संघ के इस कथन को अपने को चुनौती देने का प्रयास किया, और उन्होंने संघ को एक किनारे फेंकते हुए और ये घोषणा कर दी, किसी के चेहरे पे, किसी राज्य स्तरीय नेता के, किसी राज्य स्तरीय छत्र के चेहरों पर इन राज्यों में चुनाव नहीं होंगे। और प्रकारांतर से, वैसे तो उन्होंने कहा कि कमल के
केवल चुनाव चिन्ह के आधार पर, कमल का चुनाव चिन्ह ही हमारा चेहरा होगा। लेकिन कुल मिला के ये तो कहने की बातें थी। उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि मेरे नाम मेरे नाम पर, मेरे चेहरे पर लोग वोट दें। और वो उनकी चूंकि उनका जो वो था, जो दिलेरी थी, वो मुझको वो सफल साबित हुई और उनको कामयाबी उसमें मिली। तो इसलिए प्रमाणित हो गया कि चुनाव में, फिलहाल तो चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी को अगर बेहतरीनी पार करनी किसी भी चुनाव की, तो उसमें मोदी जी ही उसके जो है मुख्य तारणहार हैं और उन्हीं के भरोसे पार्टी को किया जाना चाहिए। तो अब मोदी जी ने लोकसभा चुनाव, तो खैर उनका अपना चुनाव है उनका। अब उन्होंने पिछले जो 15 अगस्त के समय जो लाल किले पर झंडारोहण हुआ था, तो लाल किले पर जो उन्होंने संबोधन, प्रधानमंत्री का परंपरागत संबोधन होता है, उसमें पिछले बार के 2023 के संबोधन में उन्होंने कहा भी था कि 2024 में भी मैं ही संबोधित करने आऊंगा। और बड़े आत्मविश्वास से वो भरे हुए थे। और अभी भी वो जब कह रहे हैं, मतलब ये भी नहीं कि उम्र के आधार पर उनका कोई रिटायर होने का भी कोई उनका निश्चय हो, ऐसा भी नहीं है। फिलहाल वो अगली पारी में भी वो ये कंटिन्यू अपने को करना चाहते, या तो अब ये भी स्पष्ट अभी नहीं हो पा रहा कि 2025 में आरएसएस का स्वर्ण जयंती वर्ष होगा, वो जो 100 वर्ष पूरे हो चुके होंगे, तो शताब्दी वर्ष उनके नेतृत्व में मनाया जाए तो उस जश्न का मजा कुछ और ही होगा। ये तो आरएसएस भी इस बात को महसूस करती, इस बात को मानती है। तो केवल 2025 तक ही फिलहाल वो तीसरी पारी को अपने को कंटिन्यू रखेंगे या 2029 तक कंटिन्यू रखेंगे। वो तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि मैं तो 2047 तक का नक्शा बनाए हुए अपने दिमाग में, 2047 तक वही रहेंगे। उम्र को सारी किसी भी उम्र की चुनौती को भी वो नहीं मान रहे हैं। वो खैर है, आदमी का कुछ भी कह सकता है। हालांकि प्राकृतिक स्थितियां दूसरी तरीके की होती। हमारे तो चाहती ही सरकार है कि बड़ा जो है मोदी जी दीर्घायु हो, वो 1000 वर्ष तक जिंदा रहे, भगवान की नाम की तरह 10,000 वर्ष तक यज्ञ करें, ठीक ही है। लेकिन फिलहाल ये है कि ये तो लोकसभा का चुनाव तो फिलहाल मोदी जी का चुनाव है। और मोदी जी की शैली है, मोदी जी के पहले इंदिरा जी थे, कांग्रेस का एक गरिमा पूर्ण शैली रहती थी उसमें प्रधानमंत्री की। उस समय तो खासतौर पे इंदिरा जी तो नाम लेना भी गवारा नहीं करती थी और बहुत ही व्यक्तिगत रूप से वो कटु नहीं होती थी, वो मुद्दे को उठा के बात करती थी। जबकि उनका जो मुलायम सिंह जैसे जो क्षेत्रीय नेता है, जो व्यक्तिगत कटुता के आधार पर, व्यक्तिगत चुनौतियों के आधार पर ही जिन्होंने अपने जीवन काल में, मुलायम सिंह ने बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की और तमाम सारे क्षेत्रीय नेता हैं, उन्होंने भी कई उपलब्धियां हासिल की। तो वही पैटर्न मोदी जी का है। तो वो मोदी जी जो है वो कोई चुनाव अभियान के दौरान कोई सपना नहीं दिखाते। जिन नीतियों पर बहस होनी चाहिए चुनाव में, जो चुनौतियां जो वास्तविक हैं लोकतंत्र के सामने, भारतीय राजनीति के सामने और देश के सामने, वो उन प्रश्नों को नहीं रखना चाहते। वो तो व्यक्तिगत कटुता पर आधारित ही चुनाव अभियान चलाते हैं। और ये रोज देखते हैं कि जो हमारे प्रतिद्वंदी दल हैं उन्होंने क्या काम किया, और अगले दिन फिर उसी की काट निकाल के उसी पर हमला करने का एक अवसर ढूंढते हैं और तिल का एक ताड़ बनाते हैं। अगर राहुल गांधी ने कह दिया कि वो लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, अगर फिर से संविधान को खत्म कर दिया जाएगा, अगर मोदी जी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई, तो वो संविधान को खत्म करेगी, लोकतंत्र को खत्म करेगी और उससे देश में आग लग जाएगी। अब मोदी जी ने इसको ट्विस्ट कर दिया। वो अपनी बात तो उनकी कुछ सोचने की है नहीं, मौलिक वो अपने 10 वर्षों की कोई उपलब्धियां तो बताना नहीं चाहते। उन्होंने यही कहना कर दिया कि अब जब 10 वर्ष से कांग्रेस सत्ता से बाहर है, तो वो कहने लगी कि हम देश में आग लगा देंगे। कांग्रेस ने तो ये बात कही नहीं कि हम देश में आग लगा देंगे। तो इस तरह से तिल का ताड़ बनाने वाली बात हो गई। पहले तो ये माना जाता था कि अगर लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में लोग मुख्यमंत्री और किसी रिक्शे वाले के बारे में तो कुछ कहेंगे नहीं। जो सड़क चाप लोग हैं वो प्रधानमंत्री और या जो प्रतिद्वंदी नेता है वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बारे में ही कहेंगे। तो वो अपने कहेंगे, भड़ास निकल गई। तो वो एक भड़ास सेफ्टी वॉल्व का काम करेगी। कभी भी ऐसी नौबत नहीं आई कि
सत्ता बदलने के लिए लोग जो है हिंसक क्रांति के रास्ते के बारे में सोचने लगे। तो ये इसलिए लोकतंत्र की पद्धति को बेहतर बनाया गया था, तो इसमें अवसर दिया गया था। ठीक है, आप चुनाव में प्रधानमंत्री के खिलाफ भी बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री के खिलाफ भी बोल रहे हैं। इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी तो हम लोग नारे, हमने लोगों ने बचपन में अपने किशोरावस्था में नारे सुने थे, बारी इंदिरा तेरे खेल और खा गई शक्कर पी गई तेल। तो उसमें कोई ये नहीं कहता था कि प्रधानमंत्री तो भगवान होता है, और प्रधानमंत्री के तो खिलाफ कह दिया ये और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया, और जो है जिससे तो एक देवता का अपमान हो गया, और जब पता नहीं कितना बड़ा कुफ्र हो गया। आज मोदी युग में इस ढंग की बातें होने लगी कि बात बात में यही किया जाने लगा, और खुद मोदी जी भी कह, और मुझे लोग गाली दे रहे हैं और मुझे हत्या की बात भी कह रहे। सत्ता आपके हाथ में है, पैसे की दृष्टिकोण से आपकी पार्टी सबसे शक्तिशाली है, जनबल की दृष्टिकोण से आपको शक्तिशाली। किस पार्टी की औकात है जो आपको पता चला जान से मारने की धमकी दे, वो कोई पार्टी ये कहे कि आग लगाने की धमका दे। लेकिन मोदी का अपना एक स्टाइल है, लोग इससे प्रभावित होते हैं, उनकी बात को लोग सच भी मान लेते हैं और ज्यादा जोश में आ जाते हैं कि नहीं हम तो विरोधी पार्टियों का बिल्कुल ही कचूमन निकाल देंगे। उन्होंने कैसे कह दिया आग लगाने वाली बात, तो एक अर्थ का कर देगी। तो अब उन्होंने जब कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया तो उनको तो बोलना ही था, वो तो प्रतिक्रिया ज्यादा करते हैं, क्रिया तो उनकी कुछ होती नहीं, सकारात्मक भाषण तो उनका कम होता है, उनका तो प्रतिक्रियाशीलता उनके अंदर बहुत कम। तो उन्होंने कहना शुरू किया कि मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र लगता है, तो कांग्रेस ने तो मुस्लिम लीग का घोषणा, अब उसमें मुस्लिम लीग की कहां बात आ गई। 5 न्याय की बात कांग्रेस ने की है। अब वो 5 न्याय की बात अगर अब उनका आपको जवाब देना है, उससे अगर आपके पास में वो उन मामलों में या तो आप ये कहें कि वो उन लोगों के साथ में जो वंचित है उनके साथ में न्याय करना, उनके लिए समान अवसर की बात करना, मतलब ये बात गलत है। और जैसा कि आपके जो तमाम समर्थक हैं वो फेसबुक पे जो उनके उद्गार जो सामने आते, जो उनकी मनोभावनाएं सामने आती है, तो वो तो इस चीज को एक अपराध मानते ही वो तो कहते हैं जन्मना बुद्धि का ठेका, हमारे पास में पराक्रम का ठेका। इस देश के जो चंद मुट्ठीभर लोग हैं जिनको ईश्वर का वरदान लेके जो पैदा हुए चंद समूह हैं, उन चंद समूह के पास में बाकी का काम तो उनकी आज्ञा का पालन करना, जो बहुजन समाज है देश का, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनकी सेवा करना, ये इसी में उसका जीवन की कृतार्थता, इसी में उसकी सार्थकता है। तो वो तो ये मान के चलते ही है। तो अब मतलब उस अगर राहुल गांधी ये कह रहे कि आप जो है कुल 90 सचिवों में से भारत सरकार के केवल 3 पिछड़े वर्ग के सचिव हैं, और वो भी जो है उनके पास में भी कोई की पोर्टफोलियो नहीं है, तो या तो ये आप कहिए कि खंडन इस बात का करिए कि नहीं ये बात गलत, या आप ये बात कहिए कि मुझे विरासत में कांग्रेस से ये चीज मिली है और हम तो उसका मतलब उस चीज को भागीदारी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और करेंगे, ऐसा ये संकल्प आप व्यक्त करें, और आप पिछड़ों का और दलितों का उसमें जो है प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए अग्रसरता दिखाएं, तब तो इस बात की काट हो सकती है। तो आप ये नहीं कह रहे, आप मतलब बुरा तो आपको यही लग रहा है कि पिछड़ों वंचितों के साथ न्याय की बात क्यों की जा रही, वो बुरा तो आपको ये बात लग रहा है। लेकिन आप कह रहे मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र, यार कहां से मुस्लिम लीग को आप लेके चले आए। इन नीतियों पर बहस होनी चाहिए कि अगर भागीदारी बढ़, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने जो वहां पर जो अपने विचार प्रकट किए, बाबा साहब का अम्बेडकर का नाम बड़ी भक्ति भावना से लेते हैं, वो इस पाखंड में भी मोदी जी कहीं पीछे नहीं है, बड़ा भक्ति भावना से नाम लेते। पहले चुनाव में तो वो बाबा साहब की विचारों की दुहाई देते थे, लेकिन बाबा साहब के विचारों को लगता नहीं है कि उन्होंने बड़ी गहराई से पढ़ा है। वो केवल ये बात जानते हैं कि देश के एक बड़ा वर्ग है जो है बाबा साहब के प्रति बड़ी श्रद्धा रखता है, और अगर उसकी सहानुभूति अर्जित करनी है, उसका समर्थन अगर लूटना है, तो हमें बाबा साहब के प्रति दिखावा करना पड़ेगा। इस नाते वो बात करते हैं। लेकिन बाबा साहब ने ये बात कही थी कि स्वतंत्रता, समता और एकता के साथ जुड़ी हुई, और बात उन्होंने सही भी कही थी। अगर समता नहीं होगी तो समता नहीं होगी, तो जो एक देश का बहुसंख्यक वर्ग है, जैसे पहले जब समता नहीं थी हमारे समाज में, तो वो एक अधीनता की जिंदगी जी रहा था, उसके लिए स्वाधीनता का कोई
अर्थ नहीं था। वो एक जो मुट्ठी भर जो शासक समाज था, उस मुट्ठी भर उच्च जातियों का जो शासक समाज था, वो उनकी गुलामी झेलने के लिए मजबूर था। और उसने हजारों वर्ष तक, अभी तो ये राजनीतिक गुलामी तो जो बड़ी जातियां भी को भी जिसमें झेलनी पड़ी, वो तो एक उसका तो एक फिर भी एक सीमित समय है, कुछ सैकड़ा साल ही है, लेकिन उसको तो 10,000 वर्ष से 5,000 वर्ष से, जब से ये जाति प्रथा शुरू हुई तब से उसको झेलना पड़ा था। तो समता अगर आएगी तो वो भी स्वाधीन होगा, और वो भी स्वाधीनता का मूल्य पहचानेगा, और स्वाधीनता के को कोई अपराध करने की कोशिश करेगा, इस देश की स्वाधीनता को, इस समाज की स्वाधीनता को अपराध करने की कोशिश करेगा, तो वो उस समय जो सामाजिक उपनिवेशवाद का युग था, उस समय जब वो ये सोच के देश का बहुजन समाज के को न क्या विदेशी आक्रमणकारी आ जाए तो हमारी ऊपर क्या फर्क पड़ता, वो उसका प्रतिरोध नहीं करता। लेकिन जब समता आएगी और स्वाधीनता का वो मूल्य पहचान लेगा, तो उस स्वाधीनता को अपराध करने की कोशिश के खिलाफ वो भी जो है वो भी मतलब उसको अपराध करने के खिलाफ वो भी जो है वो भी कोशिश करेगा, बड़ी तथाकथित बड़ी जातियों के साथ मिलकर। और एकता भी इसी से आएगी, जब पता चला कि सबको समान अवसर है। एक पिछड़ी जाति का लड़का भी सोचता है कि मुझे भी कलेक्टर, मुझे भी आईएएस बनने का अवसर प्राप्त है, और आईएएस बनने का अगर हमारे समाज का लड़का आईएएस बन गया तो वो भी एक कलेक्टर बनेगा। उस ढंग की व्यवस्था नहीं होगा कि बेटा तुम आईएएस तो बन गए, लेकिन तुम्हें कलेक्टर नहीं बनने दिया जाएगा, तुम रहोगे सचिवालय जैसी पोस्टों में, क्योंकि तुम तो सेवा जैसी सेवा करने के लिए केवल पैदा हुए हो। आज एक फेसबुक पे आज लोगों ने पोस्ट डाली है, मैं उसकी पुष्टि नहीं करता कि वो कितनी सही है क्या गलत है, लेकिन उसमें ये बताया गया कि ये सलाह दी गई भारत सरकार की ओर से वंचित जातियों को कि वो अपने नाम अपने सरनेम उजागर न करें जब इंटरव्यू देने ना जाए, ताकि उनको वाजिब अंक मिल सके। तो इसका मतलब अगर ये बात सही है तो इंटरव्यू में भेदभाव हुआ है, और मान लीजिए अभी नहीं हो रहा हो, लेकिन अतीत में तो मैं तो उसमें कांग्रेस का भी जमाना जोड़ता हूं कि कांग्रेस के जमाने में भी हुआ। ज्यादातर इंटरव्यू लेने वाले लोग जो है वो जातिगत उन्माद के, जातिगत जो वर्चस्व वाली जातियां थी उनके लोग रहते थे, और वो लोग जो है वो इंटरव्यू में जाति देख लेते थे, तो उसने रिटर्न में कितने भी अच्छे मार्क्स लिए हो, लेकिन इंटरव्यू में वो उसको पीछे कर देते थे ताकि उसका सिलेक्शन ना हो पाए। मुझसे कई दलित जाति के लोग आज से 30-35 साल पहले अधिकारी, उस समय डीएम और एसपी जैसे पद पर जो थे, वो भी हमारे संपर्क में थे। वो हमसे कहते थे कि हम लोग तो अगर हम आईपीएस, जो कहता था डीजीपी न बन पाए, इसलिए हमारे खिलाफ हमसे जो सीनियर लोग हैं उनकी सीआर बिगाड़ी जाती है, हमारा भी मौका आएगा तो हमारी भी सीआर बिगाड़ी जाएगी, ताकि चीफ सेक्रेटरी और डीजी हम न बन पाए। और उसके बाद में जब हम भी जैसे जैसे हमारी भी उम्र बढ़ती गई तो और उनके पद बढ़ते गए, तो हम देखते रहे कि इस ढंग के उनके कैरियर के खिलाफ इस ढंग के कुचक्र हमने प्रत्यक्ष तौर पर देखे। तो कैसा जाति दानवता का वो दौर था, उस दौर को खत्म होना चाहिए। अगर हम एक इस देश के लिए, इस भारत माता के प्रति, इस भारत के प्रति एक समर्पित नागरिक हैं, तो हमें कि हमारा जातिगत सोच, हमारी जो व्यक्तिगत सोच है, वो उससे ऊपर हमारा देश का सोच होना चाहिए। अगर हमारे देश आगे बढ़ेगा तो देश में ज्यादा अवसर पैदा होंगे, तो हमारे परिवार को भी उसका ज्यादा लाभ मिलेगा, हमें भी ज्यादा गौरव मिलेगा। तो उसकी एक रक्षा की जानी चाहिए। लेकिन एक उल्टी भावना पैदा हो रही है, नहीं आप तो उन जो है उस धर्म के नाम पर उन सारी चीजों को, पहले अभी क्या था, आजादी के बाद जो नए प्रयास हुए यहाँ पे बदलाव के, उन प्रयासों से क्या हुआ कि जो एक तरह से जो एक नई वैश्विक व्यवस्था का निर्माण हो रहा था मानवाधिकार पर आधारित, उसके अनुकूल हम अपना धर्म बनाने, उसके अनुकूल अपना समाज बनाने, इस ढंग की हम कोशिशें करने लगे। लोग जो वर्चस्व वाली जातियां थी वो अपने निहित स्वार्थों से ऊपर उठ के और एक बड़े दायरे पर वो सोचने लगे थे। लेकिन आज क्या हुआ कि जिसको आप कह रहे हैं वो धर्म कह रहे, तो धर्म तो एक तरह से चारित्रिक उत्थान करता था, चारित्रिक उत्थान तो कर नहीं पा रहा। जो जितना ज्यादा पता चला कि पूजा पाठ और आडंबर कर रहा है, वो उतना ही ज्यादा
लालच जैसी मनोभावनाओं का शिकार हो रहा है। उसको उतनी ज्यादा पैसे कमाने का कैसे भी शौक है, वो पैसे कमाने के लिए कितना भी बड़ा अपराध करने पे, कितना भी बड़ा पाप करने पे वो नहीं सोचता कि ईश्वर नाम की कोई सत्ता इस दुनिया में वो हमें देख रही होगी, तो वो पता चला हमें दंडित करने का काम कर रही। तो वो जो धर्म का चोला ओढ़े हुए हैं और जो पता चला कि जिनकी जो मनोविकार हैं, जो उनकी तामसी भावनाओं को, उनकी लालच की भावनाओं को, उनकी तमाम सारी गलत आसक्तियों को अगर वो अपनी नहीं रोक पा रहे ईश्वर के भय से, इसका मतलब वो धार्मिक लोग नहीं है, वो कतई वो धर्म के प्रति उनकी कोई निष्ठा नहीं, वो धर्म के वेश में असुर है, वो दैत्य है। और ये दैत्य किस्म की भावना ही आगे बढ़ रही और उस धर्म की ऐसी तथाकथित धार्मिकता, ऐसी प्रपंची, ऐसी पाखंडी धार्मिकता की आड़ में ऐसे स्रोतों को बल दिया जा रहा है जो सामाजिक विषमता की वकालत करते हैं, जो उसको ऊंचे जन्मना ऊंचे और ऊंच और नीच की भावना को ईश्वरी भावना, ईश्वरी व्यवस्था साबित करने का प्रयास करते हैं। वो लोग वो जो है वो इसको काम करने का काम करे। तो आपको तो बहस इस बात पर करना चाहिए था कि हमने कांग्रेस ने जो काम नहीं किया, हम कांग्रेस से ज्यादा वो काम करके दिखाएंगे। सामाजिक न्याय का काम, न्याय देने का काम कांग्रेस का पाखंड, तो आप तो कांग्रेस को आपको नीचा दिखाना है, कांग्रेस को जवाब देना है, तो आप ये जवाब दीजिए नहीं कि कांग्रेस में नहीं किया लेकिन हम करेंगे। आप ये तो कहते कि मंडल आयोग की रिपोर्ट का विरोध किया था कांग्रेस ने, लेकिन आप ये कहते कि मंडल आयोग की रिपोर्ट आप ज्यादा ईमानदारी इसके साथ में लागू करेंगे। आप बताइए, आप जिसकी जितनी संख्या उसके मुताबिक आपने टिकट बांटे हैं क्या? आपकी राज्यों में जो आपकी नौकरशाही है, उसमें नौकरशाही में जो बड़े पद हैं आपने संख्या के हिसाब से लोगों को दे रखे। अभी भी चंद जातियों के हाथ में ही बड़ा बड़ा लॉयन शेयर उन्हीं के हाथ में, चाहे राजनीतिक लॉयन शेयर हो और चाहे वो, और आप उसको धीरे धीरे बढ़ाने का काम कर रहे, घटाने का काम नहीं कर रहे। पिछले चुनाव में और चुनाव में आपको जो बहुजन समाज है इस देश का, उसके अंदर भक्ति का आवेश पैदा करना था, अब वो आवेश आपने पैदा कर लिया है। अब राजनीतिक अनुपात भी, आप राजनीति में भी भागीदारी का अनुपात घटाने जा रहे हैं और आप प्रशासन में भी उसका अनुपात घटाने का काम कर रहे हैं। तो आपको ये जवाब देना चाहिए। बहस का मुद्दा इस बात का रहा है और अभी भी है कि धनबल का, बाहुबल का प्रभाव कैसे रोके। बाहुबल के आप ये नहीं कि अभी तक आप पता चला कि जो मुस्लिम बाहुबली थे केवल उनको करने तक सीमित नहीं है। ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे जो बाहुबली हैं, जो लड़कियों की इज्जत को इज्जत नहीं समझते, उनके आगे आप नतमस्तक हो जाएंगे। पता चला कि अजय टेनी मिश्रा की, क्योंकि उनके अंदर सीट जिताने की क्षमता है, तो फिर ये लोकतंत्र का शुद्धिकरण कैसे होगा। और धनबल में तो आप पराकाष्ठा की, वो आपके इलेक्टोरल बॉन्ड में आपकी कलई खुलेगी, तमाम मामलों में तो आपकी कलई नहीं खुली है। आप तमाम मामले तो विपक्षी भी सामने भी आ चुके, उनकी चर्चा नहीं कर पा रहे कि आखिर अदानी गोपनीय तरीके से भारतीय जनता पार्टी की कितनी मदद करता है, जिसके लिए प्रधानमंत्री का पद अपने उसके सेल्समैन का पद बना रखा, उसकी बिजली आप जाके दूसरे देशों में बिकवाते हैं। पता चला कि उसके बंदरगाहों को मुनाफा मिले, इसलिए आप जो है जो पंजाब के बिजली के कारखानों में जो कोयला है वो रांची से चल के और श्रीलंका पहुंच के और अदानी के बंदरगाह के जरिए वहां आने का काम करता है। ये कैसी धांधलियां हो रही। 500 के जितने नोट छपे उतने नोट रिजर्व बैंक में नहीं आए। ये इसके पीछे वास्तविकता क्या थी? जो रिजर्व बैंक ने स्पष्टीकरण दिया वो स्पष्टीकरण तो बड़ा आधा अधूरा था। आप स्पष्टीकरण भी नहीं देना चाहते। हम आपकी नीयत पे संदेह नहीं कर रहे, लेकिन अगर कोई संदेह की उंगली उठती तो लोकतंत्र तो यही कहता, आप कितने भी बड़े पद पे हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करते नहीं, अब आप जवाब देने आते नहीं है। और चुनाव के दौरान पता चला कि आप गिरफ्तारियां शुरू हो जाती है। अरे कांग्रेस के जमाने में अगर भ्रष्टाचार अगर हो रहा था तो कांग्रेस के मंत्री भी तो जेल में गए। प्रफुल्ल पटेल तो उस समय मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल में ही थे, उनके खिलाफ तो जांच शुरू हुई थी। आज आपने ये कैसे समझ लिया कि मनुष्य की प्रकृति जो है, मनुष्य का मनोविज्ञान अगर वो लालची है तो भारतीय जनता पार्टी में आ जाने के बाद में वो बड़ा सदाचारी हो जाएगी, उसका लालच का अंत हो जाएगा, वो कोई भ्रष्टाचार कर नहीं रहा। और किसी की आंखें फूटी हुई है मतदाताओं की। आप वो देख रहे हैं कि जो सत्तारूढ़ पार्टी के
जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनको कल को उन्होंने सड़क पर चप्पलें चटकाते धूम देखा था, आज वो कैसे कैसे बड़े महलों में रहने लगे केवल कुछ ही वर्षों में सत्ता में आने पे। तो आप पता चला कि आंखों में धूल झोंकना चाहते लोगों की। इस ढंग के एक अच्छा एक समाज नहीं बन पाएगा। कोई भी पार्टी सत्ता में आए, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आए, कांग्रेस सत्ता में आए, लोगों का ये नहीं है। लेकिन लोग ये चाहते, देश का ये जनमत चाहता कि उसके कल्याण के लिए, उसकी भलाई के लिए राजनीतिक जो चुनाव वो है, वो राजनीतिक पार्टियों में होड़ पैदा करने का काम करें। और उसकी भलाई के लिए अगर ये आप ये कहते कि चुनाव पर से हम जो धनबल का जो अपवित्र जोर है उसको हटाने का काम नहीं करेंगे, हम तो पैसे के दम पर चुनाव जीतेंगे और दूसरे को कंगाल कर देंगे, तो ये नहीं कहा जा सकता कि लोगों की भलाई का काम करेगा। अगर इस बात पर बहस नहीं हो रही चुनाव में कि ऐसा कैसे हो रहा है कि सामाजिक विषमता के साथ साथ में आर्थिक विषमता भी बढ़ती जा रही, देश की सारी पूंजी, सारे संसाधन चंद लोगों के 1% केवल आबादी के 20% आबादी तक सिमट के रहती जा रही और 80% आबादी कंगाल होती जा रही है। इसके ऊपर अगर बहस नहीं होगी, एक ऐसा आर्थिक मॉडल बनाने के लिए बहस नहीं हो पाएगी जिसमें मुनाफाखोरी को सीमित किया जा सके और जो संसाधनों का वितरण है वो वितरण का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसका वितरण हो सके, न्यायोचित वितरण। अगर इस तरह के एक न्याय की बात नहीं होगी, इसके बारे में आपका अपना क्या दृष्टिकोण है? भारतीय जनता पार्टी को इसका बताना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी की ये सोचना चाहिए प्रधानमंत्री का पद बहुत ही गरिमा का पद है। अब आप प्रधानमंत्री के पद पर हैं और 10 साल आपको हो गए, तो आप तो एक गार्जियन बन गए। आपके लिए तो विपक्षी पार्टियां भी आपकी बच्चे हैं और अगर आपके पास में उपलब्धियां और हैं, आपके पास काम करने के बहुत अच्छे तरीके, तो आप उनको काम को गिनाएं बजाय ये कट्टा फैलाने के। और जो लोगों के मन में सवाल है, जो लोगों की अपेक्षाएं हैं, उनके बारे में आप एक समुचित एक जो है वास्तविक और पारदर्शी आश्वासन देने का काम करें, तो भी आपको एक विराट सफलता मिलेगी, बड़ी सफलता मिलेगी। और सफलता हासिल करने का यही तरीका उचित है और यही तरीका एक अच्छा तरीका है और यही हमारे लोकतंत्र को स्वस्थ, परिमार्जित, परिष्कृत और चमकदार बनाने का काम करेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।